गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है एल्डर लाइन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है उसने स्टेट वाइज कॉल सेंटर्स जो हैं वो लॉन्च कर दिए हैं। बेसिकली 5 मेजर स्टेट्स हैं जो कि यूपी, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटका, वहाँ पर ये फैसिलिटी लॉन्च की है। एल्डर लाइन प्रोजेक्ट है ये। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो उनको कोई तकलीफ़ है तो उसको एड्रेस करने के लिए इन कॉल सेंटर्स को जो है वो लॉन्च किया गया है। अगर वो किसी तकलीफ़ में हैं, अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो इन कॉल सेंटर्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तेलंगाना में ये फैसिलिटी पिछले 1 साल से ऑलरेडी काम कर रही है। ये 14567 ये टोल फ्री नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके जो एल्डरली लोग हैं वो इस फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया है विद असिस्टेंस फ्रॉम टाटा ट्रस्ट और एनएससी फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन टॉक्टे इन अरेबियन सी। ठीक है, तो ये साइक्लोन टॉटे, अब ये टॉटे नाम किसने दिया आपको पता है? म्यांमार ने नाम दिया ये साइक्लोन का। और ये एक वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो कि अरेबियन सी में डेवलप हुई है। इसने अभी सदर्न गुजरात को भी रिसेंटली हिट किया, आपको पता है अभी। ठीक है, कल रात को इसको ने हिट किया है इसको, गुजरात को। अब ये 4th साइक्लोन बना है पिछले कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो कि अरेबियन सी में डेवलप हुआ और ये प्री मानसून पीरियड में आया और सिवियर साइक्लोन की कैटेगरी से ऊपर ही रहा है। ठीक है, मतलब 2018 से ऐसे हर साल आ रहे हैं और जो सिवियर साइक्लोन की कैटेगरी से ऊपर ही होते हैं। सिर्फ 2 दिन लगे टोटे को जो है बेसिकली सिवियर कैटेगरी, वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी में पहुंचने में सिर्फ 2 दिन लगे हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का मुद्दा है हमारे लिए कि हर साल जो है ये टाइम पीरियड कम होता जा रहा है और इनकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती जा रही है। तो ये जो है 2020 और 2021 में सबसे जो साइक्लोन्स आए हैं वो वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी के ही आए हैं। तो दिस इज़ अ बैड साइन कि हर साल जो है एक इंटेंसिटी इनकी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। तो हमको इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ऐसा हो रहा है। अब हम देखते हैं कि क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न क्या है। अब बेसिकली जो साइक्लोन होता है ना वो कैसे पावरफुल होता है। साइक्लोन जो है वो हीट जो है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? साइक्लोन को उसको हीट से मिलती है एनर्जी, और जो ह्यूमिड एयर होती है ट्रॉपिकल ओशन के ऊपर से वहाँ से वो सारी एनर्जी जो है वो लेता है। तो गर्म पानी जो वार्म वाटर होता है ओशन का उससे उसको एनर्जी मिल रही है, और जो ह्यूमिड एयर है ऊपर उससे उसको एनर्जी मिलती है। उसी की वजह से जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये नॉर्थ इंडियन ओशन में बेसिकली आते हैं और ये हमारे वार्म वाटर्स जो होते हैं ट्रॉपिकल ओशन में उसकी वजह से जो है ये एक तरह से जनरेट होते हैं या फिर ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा हीट निकलेगी उतना ही ज़्यादा जो है, जितनी ज़्यादा हीट निकल जाएगी उसमें से कंडेंसेशन होके उतनी ही जो है प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता रहेगा। और जो ड्रॉप होता है प्रेशर का, जब लो प्रेशर सिस्टम बनता है तो इंटेंसिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है साइक्लोन्स की। ठीक है, अब साइक्लोन्स का पूरा टॉपिक जो है वो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे ही ऑलरेडी। आप जिसने नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस फिनोमिना इन ज्योग्राफी इन डिटेल। ठीक है, तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस पूरे साइक्लोन टॉटे को पढ़ने का हमारा क्या रीज़न है इस टॉपिक में कि अरेबियन सी जो कि हम कहते हैं कि इट इज़ कूलर दैन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स वहीं पर बनते हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल वार्मर दैन अरेबियन सी है। लेकिन हम पिछले कुछ साल से ट्रेंड देख रहे हैं कि अरेबियन सी में भी जो है साइक्लोन्स की इंटेंसिटी और जो है फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक तरह से सिग्निफाई करता है कि अरेबियन सी जो है वो भी वार्म होता जा रहा है। और ये क्यों वार्म होता जा रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारे लिए एक चिंता का मुद्दा है। ये ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रियल थिंग। सो दोज हु डिनाई दिस दे हैव टू सी दिस कि ये हमारे लिए साइक्लोनिक स्टॉर्म्स किस लेवल के लेके आ रहा है। तो हम ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो मुंह नहीं मोड़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सुलावेसी पेंटिंग्स। तो सुलावेसी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। वहाँ पर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट जो है वो रॉक पेंटिंग्स मिली थी। अब हमने जनवरी में भी देखा था ना इसके बारे में, प्रीलिम्स बूस्टर में हमने इसको कवर किया था। तो अब वहाँ पर देखा जा रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से ये ओल्डेस्ट जो पेंटिंग्स हैं ये
वहाँ पर ख़राब होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये प्लेस्टोसेन एरा की रॉक पेंटिंग्स हैं जो कि 45,000 से 20,000 साल से पुरानी कही जा रही हैं। और ये सुलावेसी, जो इंडोनेशिया में आइलैंड है सुलावेसी, वहाँ पर ये जो है मिली थी। ठीक है, अब इन केव पेंटिंग्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये मारोस पांके रीजन में मिलती हैं, जो है कि सुलावेसी का रीजन है, वहाँ पर ये 11 केव और रॉक शेल्टर्स हैं, वहाँ पर ये पेंटिंग्स हैं। और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट हैंड स्टेंसिल की पेंटिंग्स है, मतलब 40,000 साल पहले ये पेंटिंग्स को बनाया गया है। केव वॉल के ऊपर हाथ से इसको बनाया गया है और रेड मलबरी का यूज़ किया गया है इसको बनाने में। ठीक है, तो मतलब कलर कहाँ से हुआ, रेड मलबरी के थ्रू इसको यूज़ किया गया कलर करने में। ठीक है, अब वर्ल्ड की सबसे पुरानी जो डिपिक्शन ऑफ एन एनिमल जो है, एक वार्टी पिग को इसमें पेंट किया गया है। और जो हम इससे पहले सोचते थे कि यूरोप में जो केव आर्ट है वो सबसे पुराना है, बट जो केव आर्ट ऑफ सुलावेसी है वो इस यूरोप वाले आर्ट से भी बहुत ही पुराना है। अब ये स्टडी क्या कह रही है, ये स्टडी कह रही है कि कुछ टाइम से देखा गया है कि जो सॉल्ट्स हैं जो कि कैल्शियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड से है, जो इस पेंटिंग्स में जो यूज़ किया गया है उसमें क्रिस्टल्स बनने शुरू हो गए हैं और वो धीरे धीरे टूट के गिरने लग गए हैं। अब हेलोक्लास्टी क्या होता है, अब आर्ट वर्क जो है वो हेलोक्लास्टी का यूज़ करके बनाया गया था। अब जो आर्ट वर्क है ये हेलोक्लास्टी की वजह से जो है वो डीके हो रहा है। तो हेलोक्लास्टी क्या होता है कि सॉल्ट क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिस बेसिकली आपने जो मटेरियल यूज़ किया है पेंटिंग करने के लिए, तो वो सॉल्ट्स जो हैं उस टेम्परेचर चेंज होने की वजह से या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से जो है उसके सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, वो धीरे धीरे डीके होने लग जाती है वो पेंटिंग्स या फिर जो वो आपने आर्ट बनाया है। ठीक है, तो यही जो है वो हमको वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी प्रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है, वरना ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर है वो बहुत अफेक्ट कर रहा है एंड इट माइट लीड टू इट्स डीके परमानेंटली। तो कहा जा रहा है कि 300 केव पेंटिंग्स हैं इस एरिया में टोटल, और जो है न्यू टेक्निक्स से और ज़्यादा जो है वो हमको इसको बचाने की ज़रूरत है, और इसकी फिज़िकल और केमिकल मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम हम करते रहें, अदरवाइज दीज पेंटिंग्स विल डीके फॉरएवर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टी डिऑक्सी डी ग्लूकोज। तो आपको पता है ना, डीआरडीओ ने जो है, डीआरडीओ की लैब ने डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ मिलकर ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज जो कि डीआरडीओ की लैब है, उन्होंने मिलकर एक एंटी कोविड ड्रग बनाया था, D2 डिऑक्सी 2D ग्लूकोज, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, 2DG। तो अब ये कैसे काम करता है, इसको रिसेंटली अभी लॉन्च कर दिया गया है डिफेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ने। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, ये लोगों को, ये जो हॉस्पिटलाइज है कोविड-19 से, उनकी फास्टर रिकवरी में बहुत हेल्प कर रहा है ये। तो ये क्या करता है, इसकी एक बहुत यूनिक थिंग है कि ये सिर्फ जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके ऊपर जाके अक्यूमुलेट हो जाता है। उससे क्या होता है कि वायरस की ग्रोथ जो रुक जाती है और जो है वायरल जो है वो सिंथेसिस उसका रुक जाता है और वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, अब ट्रायल डेटा क्या कह रहा है, जब ट्रायल किए गए थे इसके तब ये देखा गया था कि जो सिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत अच्छा इसने रिजल्ट दिखाया था, और 2.5 दिन पहले ही वो लोग जिनको ये ड्रग दिया गया था बेसिकली, वो 2.5 दिन जल्दी क्योर हो गए थे एज़ कम्पेयर टू ऑल दोज हु वर एडमिनिस्ट्रेड स्टैंडर्ड ऑफ केयर मतलब कि जिनका बाकी नॉर्मल तरीके से इलाज चल रहा था, उनके कंपैरिजन में वो लोग जिनको ये ड्रग दिया गया था वो 2.5 दिन पहले जो है वो ठीक हो गए थे। फिर ये भी देखा गया कि जो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन है वो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जो डिपेंडेंस है वो 42% कम हो गई थी बाय डे 3 एज़ कम्पेयर टू दोज हु वर बीइंग एडमिनिस्टर्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन लेवल में भी बहुत अच्छा इसने रिजल्ट दिखाया। और ये सबसे अच्छी इसमें चीज़ क्या है कि जो पेशेंट्स 65 ईयर्स से ज़्यादा एज के थे उनमें भी अच्छा इसने रिजल्ट दिखाया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक तरह से ये ड्रग साबित हुआ है जो डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि एक बहुत ही जेनरिक मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज का ही एक एनालॉग है। इसको हम बहुत आसानी से बहुत हाई क्वांटिटी में है हम इसको बना सकते हैं बहुत सस्ते तरीके पे, और इसको पाउडर फॉर्म में एक सैशे में हम दे सकते हैं और इसको सिर्फ पानी में घोल के पीना ही होता है, सिर्फ ओरली लेना होता है, और ये बहुत हेल्पफुल होता है इसीलिए। ठीक है, तो इसको अब लॉन्च किया गया है।
So it will be helping our patients who are admitted in hospitals, and we are hoping कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हमारे को और ज़्यादा देखने को मिलेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ हिस्ट्री ऑफ मलेरकोटला. तो अब जो पंजाब ने मलेरकोटला 23rd डिस्ट्रिक्ट बना दिया है, जो है सरहिंद में से जो है उसको निकाल के. तो अब इसको हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है मलेरकोटला की. मलेरकोटला जो है आई एम सॉरी, जो मलेरकोटला है सरहिंद नहीं, उसको संगरूर में से निकाल के जो है बनाया गया है. तो हिस्ट्री ऑफ मलेरकोटला हम देखते हैं कि मलेरकोटला जो है वो ओनली मुस्लिम डोमिनेटेड टाउन ऑफ पंजाब है अभी. ठीक है, उसको जो है 23rd डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है. तो अब ये बना कैसे था, मलेरकोटला की जो है हिस्ट्री है क्या. 15th सेंचुरी में एक सूफ़ी सेंट थे शेख सदरुद्दीन सदर जहान, इनको हम हैदर शेख भी कहते थे. तो ये अफ़गान ओरिजिन के जो थे ये सूफ़ी सेंट थे. उस टाइम पर बहलोल लोधी जो थे वो भी क्योंकि अफ़गान एक तरह से लीनियज के थे, तो उन्होंने क्या किया था, उनको एक तरह से ये गिफ्ट दिया था. ठीक है, कि ये आपका एरिया है, मलेर जो एरिया है ये आपका एरिया है, क्योंकि बहलोल लोधी जो हैं जो हैदर शेख के कुछ डिस्टेंट रिलेटिव भी थे. उसके बाद क्या हुआ कि 17th सेंचुरी में बहुत जो मुग़ल एम्परर शाहजहाँ थे, उन्होंने जो डिसेंडेंट थे इनके हैदर शेख के, बायज़िद खान, उनको एज अ जागीर दे दिया था ये मलेर, और इसका नाम कर दिया था कोटला. ठीक है, फोर्ट्रेस जिसका मीनिंग होता है. तो 17th सेंचुरी में शाहजहां ने बायज़िद खान को जागीर दे दी थी पूरे इस मलेरकोटला रीजन की, तो इसको कोटला कहा जाने लगा था. ठीक है, अब बायज़िद जो था उसने औरंगज़ेब को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था अगेंस्ट जो है दाराशी को. तो औरंगज़ेब के सपोर्ट से परमानेंटली जो है वो उनका बायज़िद खान का रूल यहाँ पर एस्टेब्लिश हो गया था. फिर मलेरकोटला के जो रूलर्स थे वो बहुत ही जो है ग्रेटर इंडिपेंडेंस जो है वो रखते थे, और उन्होंने जब अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया पे अटैक किया था तब उनका साथ भी दिया था. मतलब अफ़गानिस्तान से जब इंडिया में इन्वेजन हुई थी तो इन्वेडर्स का साथ भी मलेरकोटला के रूलर्स ने दिया था. ठीक है, अब मलेरकोटला के नेबरिंग स्टेट्स के साथ रिलेशन कैसे रहे थे. अब आपको पता है महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, वो नदन पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग थे. तो उनकी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से जो नेबरिंग 6 स्टेट्स थी जैसे कि पटियाला, नाबा और जिंद, वो थोड़ा डरती थी. उसी फॉर्मेट में जो ये मलेरकोटला थे, मलेरकोटला के जो रूलर्स थे, उन्होंने भी अपने आप को इन 6 स्टेट्स के साथ, जो पटियाला, नाबा, जिंद, इनके साथ अपने आप को अलाइन कर लिया था. ठीक है, फिर इन सारी स्टेट्स ने ब्रिटिश प्रोटेक्शन भी सीख करी थी 1809 में, सो दैट सिख महाराजा जो थे, महाराजा रंजीत सिंह, उनसे बचा जा सके. ठीक है, मलेरकोटला जो है वो हमेशा ही ब्रिटिश प्रोटेक्शन में रहा, और ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी सिख स्टेट रहा वो ईस्ट पंजाब में. ठीक है, फिर मलेरकोटला जो है 1948 में जब ब्रिटिश चले गए तो उन्होंने पेप्सू स्टेट जो थी उसको ज्वाइन कर लिया. फिर 1954 में पेप्सू ख़त्म होगी, पेप्सू के बाद जो है वो पार्ट ऑफ पंजाब बन गया मलेरकोटला. ठीक है, अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है हा दा नारा एपिसोड. हा दा नारा एपिसोड में क्या हुआ था कि ये एक जो है जो 10th गुरु थे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके साथ जब मुग़ल रूलर्स की बैटल चल रही थी तो उसके खिलाफ जो है उस टाइम पर क्या हुआ कि जो नवाब ऑफ मलेरकोटला थे शेर मोहम्मद खान, उन्होंने एक तरह से रिवोल्ट किया था अगेंस्ट मुग़ल सूबेदार जिसका नाम था, जो सरहिंद में उस टाइम पर सूबेदार था, वज़ीर खान. उसके खिलाफ एक रिवोल्ट किया था बिकॉज वज़ीर खान वॉज ब्रिकिंग अलाइव द 2 सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी. ठीक है, तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे 2 बच्चों को जो है वो जोरावर सिंह और जो फतेह सिंह जी, उन दोनों को जो है वो मार रहा था ब्रिक से, एक तरह से मारने का प्लान किया था. उस टाइम पर जो है उन्होंने, जो शेर मोहम्मद खान ने उसका विरोध किया और हा दा नारा मतलब क्राई फॉर जस्टिस जो है वो दिया, और शेर मोहम्मद खान ने वज़ीर खान का एक तरह से अपोज किया कि ये गलत कर रहे हो तुम, और उन्होंने उसको अपोजिशन किया था. तब क्या हुआ कि लोगों में जो सिख जो एम्पायर था और जो सिख एक तरह से एक कौम थी, उनके उसमें इमेज चली गई है कि जो मलेरकोटला के जो रूलर हैं उन्होंने हमारा साथ दिया है अगेंस्ट फॉर इन सेविंग दीज 2 चिल्ड्रन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी. तब से जो है मलेरकोटला इज़ होल्डिंग अ स्पेशल
रिलेशनशिप विद सिख एम्पायर और सिख कम्युनिटी, ठीक है। तो अब हुआ क्या, एक और उसके बाद एक और एपिसोड ये है कि बंदा सिंह बहादुर जी जब सरहिंद में उन्होंने हमला किया तो उन्होंने सारे एरिया को जो है वो एक तरह से कैप्चर कर लिया, लेकिन मलेरकोटला को उन्होंने छोड़ दिया। तो ये कहा जाता है कि वो जो हादा नारा दिया था शेर मोहम्मद खान ने टू सेव द यंग चिल्ड्रन ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, उसी वजह से जो है मलेरकोटला को बंदा सिंह बहादुर ने छोड़ दिया था, ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल रिलेशनशिप है मलेरकोटला का विद द पंजाब स्टेट, ठीक है। तो इसीलिए जो है, तो ये जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि पंजाब ने ऐसा क्यों एक मुस्लिम डोमिनेटेड या फिर एक रिलीजन के बेस पर कैसे डिस्ट्रिक्ट को अनाउंस कर दिया है, तो उसके ही कंटेक्स्ट में ये हिस्ट्री देखना बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्यों मलेरकोटला की हिस्ट्री क्या एक तरह से पंजाब के साथ जो है वो स्पेशल रही है, ठीक है। So friends, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.